आइए आज हम लोग ट्रांसलेशन पर डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेशन का फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बताया था और आज सेकंड क्लास बता रहा हूँ। और ट्रांसलेशन में हम लोग सीरीज 2 करेंगे, ठीक है। सीरीज तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप इसको क्या करेंगे कि आप इसको लिख लेंगे। अभी मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप इसको बनाइएगा और बनाने के बाद तब जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ट्रांसलेशन का, तो तब आप चेक भी कर लीजिएगा। उसके पीछे रीज़न है कि आपको मैं 2-3 बातें यहाँ पर बताना चाहूँगा बहुत स्पष्ट शब्द में। कि देखिए, जब मैं छोटा छोटा ट्रांसलेशन दिया हूँ, आपके मन में ये होगा कि आप छोटा, मैं जीरो से पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। और शुरू से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो अगर पहले से पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पढ़े हैं तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और सेकेंड क्लास हम लोग सेकेंड लेक्चर ट्रांसलेशन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले मैं डिस्कस स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट से, और देखिएगा अच्छी तरह से कि किस तरह से मैं इसको बनाता हूँ। और मैं तो आप लोगों को पहले अफर्मेटिव के बारे में बता चुका हूँ, सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा किया था। और आप अगर देखिए, आप अगर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, ट्रांसलेशन का मिल जाएगा, वर्ड का मिल जाएगा, टेंस का मिल जाएगा, नरेशन का मिल जाएगा, जो भी चीज़ का मिलेगा। तो इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी तरह का। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वेयर प्लस कंप्लीमेंट प्लस अदर वर्ड, यही बताए थे। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते, इसलिए हटा देते हैं इसको लिख करके, इसलिए कि पहले से मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप फर्स्ट लेक्चर को पढ़िएगा अच्छी तरह से, उसमें देखिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। तो सीरीज 2 भी हटा दिए और स्ट्रक्चर भी हटा दिए। आइए अब बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से क्या होता है। मैं दयालु और उदार हूँ। मैं सब्जेक्ट हो गया, दयालु और उदार एससी हो गया, और हाय मेन वर्ब हो गया। मैं इसके बारे में उस दिन बताया था कि जो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और दयालु और उदार एससी है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है जो अर्थ को पूरा करता है, और हो मेन वर्ब है। तो आइए सबसे पहले आई, कोई दिक्कत नहीं है। आई के साथ एम मैं पहले भी बता चुका हूँ, आई एम। याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर मैं देखिए जितने मतलब 25 सेंटेंसेज हैं, 25 में कुछ ना कुछ रीजन है, सब में समझाना पड़ेगा। दयालु और उदार, हमारे एक भाई बहन क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई या बहन, कि सर यदि हम 5-6 दे दे, मैं दयालु, उदार और मेहनती हूँ, तो याद रखिएगा कि कॉमा बीच में रहेगा, दयालु, उदार और मेहनती। तो याद रखिएगा दयालु और उदार एक साथ रखना है। आई एम काइंड एंड आई एम काइंड एंड जेनरस। आई एम काइंड एंड जेनरस, GENEROUS। याद रखिएगा, आज के बाद फिर कभी नहीं भूलिएगा कि जेनरस GENEROUS। आई एम काइंड एंड जेनरस, मैं दयालु और उदार हूँ। क्लियर है, बना लीजिएगा, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, वह लंबी और सुंदर है। यहाँ पर हम एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगर लड़का सुंदर है तो वहां पर हैंडसम करेंगे, और लड़की अगर सुंदर है तो वहां पर ब्यूटीफुल का प्रयोग करेंगे। अगर इसको अगर जानते तो बढ़िया, नहीं जानते तो आज के बाद भूलिएगा नहीं। वो लंबी और सुंदर है। सी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल।
यहाँ पर हम यहाँ ब्यूटीफुल और हैंडसम समझाने के लिए इस सेंटेंस को दिए थे। सोचे अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन रहेगा तो वो सदा दूर हो जाएगा। सी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर क्लियर है, वह सब्जेक्ट है, लंबी और सुंदर एससी है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है और हाई मेन वर्ब है। तो क्लियर हो गया, सी इज टॉल एंड ब्यूटीफुल। अगर लड़का रहेगा तो ही इज हैंडसम। रोहन गरीब किंतु ईमानदार है। ऐसा ट्रांसलेशन अगर रहता है तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ये होता है कि कैसे कैसे बनाएंगे। देखिए रोहन सब्जेक्ट हो गया, गरीब किंतु ईमानदार, कुछ करना नहीं है। रोहन इज गरीब किंतु ईमानदार। गरीब, रोहन इज पुअर बट, रोहन इज पुअर बट, किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, बट, पुअर बट ऑनेस्ट। क्या कोई दिक्कत नहीं है? रोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। रोहन गरीब है किंतु ईमानदार है। रोहन इज पुअर बट ऑनेस्ट। आपके यह ट्रांसलेशन क्यों दिए थे? यह ट्रांसलेशन इसलिए दिए थे कि यहाँ पर किंतु शब्द जोड़ करके कि हमारे अगर इस पर आधारित अब दुनिया में जो भी सेंटेंस आपके सामने कभी भी आएगा तो आप उसको बना सकते हैं। कुत्ते जानवर हैं। अब एक चीज आपके मन में होगा, कुत्ते जानवर हैं। देखिए अगर आप नाउन पढ़े हैं तो नाउन अगर पढ़े हैं तो सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, एक वचन। जैसे कुत्ते, इसका मतलब है प्लूरल है। तो यहां पर आइए डॉग्स, डॉग्स आर, डॉग्स के साथ आर देंगे। इसके बाद एनिमल्स। यहां पर कुछ हमारे जो प्रिय छात्र हैं उनके मन में कंफ्यूजन होता है कि सर यहाँ पर द क्यों नहीं लगाए और यहाँ एस क्यों लगाए। 2-3 क्वेश्चन है। देखिए कुत्ते हैं तो कुत्ता रहता तो फिर अलग होता, कुत्ते, तो कुत्ते का मतलब है प्लूरल, प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब एस लगा हुआ है। तो ध्यान देने की बात है, अगर यहाँ पर एस लगाएंगे और जाति भर का बोध होता है, याद रखिएगा यह प्लूरल नाउन है। अगर यह प्लूरल नाउन है, आपको एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा इसको स्पष्ट करके। अगर प्लूरल नाउन से जाति भर का बोध हो, अगर प्लूरल नाउन से जाति भर का बोध हो, जाति भर क्या होता है? क्लास का। अगर प्लूरल नाउन से क्लास का बोध हो, क्लास मतलब वर्ग, समुदाय, पूरे दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं सबकी बात हो रही है, जितने भी कुत्ते हैं सभी जानवर होते हैं, इसलिए एस लगा जब दिए तो यहाँ पर द नहीं लगाना है, AND, ठीक है। तो डॉग्स आर। अब एक बात देखिए, यहाँ एस क्यों लगा, यह भी आपके मन में क्वेश्चन होगा। अगर एक कुत्ता की बात तो नहीं कर रहा हूँ, संसार में जितने कुत्ते हैं सब, याद रखिएगा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है और उस सब्जेक्ट के लिए जो कंप्लीमेंट है, उसी सब्जेक्ट के लिए कंप्लीमेंट मतलब पूरक, यह जानवर इसी कुत्ते के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर एस लगाए। अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो जरूर आप बताइएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखिए जितने भी सेंटेंस है सब सेंटेंस में कोई ना कोई राज है, सब सेंटेंस में कोई ना कोई कारण है। मीरा बहुत गरीब है, तो यहां पर मैं देखिए बता रहा हूं, मीरा इज वेरी पुअर। यहां पर हम ए नहीं लगाएंगे, बताए थे कि एडजेक्टिव रहे और एडवर्ब रहे, इसलिए हम लोग यहाँ पर AN का प्रयोग नहीं करेंगे। आप कहिएगा AN के बारे में तो वो भी बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पर बता रहे। मीरा बहुत गरीब है, मीरा इज वेरी पुअर। क्लियर है? हम लोग हमेशा खुश हैं, हम लोग हमेशा खुश हैं।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग हमेशा खुश हैं। अब एक भाई साहब बोले कि हम लोग हमेशा खुश हैं, तो वी हो गया। यहाँ पर बना रहा हूं, इस सेट देखिएगा। अब हमेशा कहाँ देंगे, याद रखिएगा ऑलवेज, ऑफ्न, ये सब जो वर्ड है, ये सब वर्ड जो है ऐसे जनरली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच होता है, लेकिन जब बी क्रिया का प्रयोग करना हो तो बी क्रिया के बाद होता है। तो हम लोग हमेशा खुश हैं, वी आर ऑलवेज हैप्पी। देखिए अब कहिएगा कि हम लोग हमेशा, इस ऑलवेज को यहाँ रख दे, यहाँ रख दे, नहीं, यहाँ पर यह बी क्रिया, बी मतलब इज आर एम। तो याद रखिएगा इस तरह का सेंटेंस अगर रहेगा हमेशा अक्सर, तो हम लोग बी क्रिया के बाद ऑलवेज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ऑलवेज हैप्पी, हम लोग हमेशा खुश हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि तुम और मैं प्रसन्न हूं, तुम और मैं प्रसन्न हूं। अब इस पे झमेला है बहुत, हमारे जो प्रिय छात्र हैं उनको क्वेश्चन मन में रहता है तुम और मैं। याद रखिएगा तुम और मैं सब्जेक्ट है, प्रसन्न एससी है और है मेन वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर यू एंड आई, यू एंड आई। अब एक भाई साहब क्वेश्चन किए कि सर आप बताइए ना, हमको कंफ्यूजन है, तुम और मैं, यहाँ पर एम होगा कि आर होगा। आइए इसको अच्छी तरह से जान लीजिए। हम अभी सिंटेक्स नहीं पढ़ाए हैं, जब सिंटेक्स पढ़ाएंगे वहां पर भी बताएंगे और अभी भी बता रहे हैं। जब दो या दो से अधिक प्रोनाउंस का प्रयोग एंड जोड़कर किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वर्ब प्लूरल होता है। यू एंड आई एक प्रोनाउन है, आई एक प्रोनाउन है, दो प्रोनाउन हो गया, या दो नाउन भी रह सकते, राम एंड श्याम। यहाँ पर एम होगा कि आर होगा, प्लूरल होगा, यह प्लूरल हो गया, यह सिंगुलर हो गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जब भी होगा तो आर का प्रयोग होगा, न कि एम का प्रयोग होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यू एंड आई आर हैप्पी। अब एक भाई साहब के क्वेश्चन हमको पहले पूछे थे कि सर आई के साथ सुनने में एम ज़्यादा अच्छा लगता है। याद रखिएगा अच्छा से मतलब नहीं है, यहाँ पर ये देखना है कि मेरा जो नियम है सिंटेक्स का वो क्या कहता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अब देखिए बच्चे उदास हैं, हम यहाँ पर थोड़ा सा समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसके पहले भी हम बताए थे। मैं भी बताया था ना कि 25 सेंटेंसेस सब में कोई ना कोई रीजन है, इसलिए कि यहाँ पर दिया हूँ। आप लोग कभी कोई भी प्लूरल नाउन के बारे में जानते हैं तो सुने होंगे, कहते हैं कि बच्चे नटखट होते हैं। जैसे आपका छोटा भाई है और बहुत नटखट है, तो आप कहते हैं कि मतलब आपके बगल पड़ोसी बोला कि इसको जो है मतलब मुंह फुला दो मारते मारते, तो आपने कहा क्या कि बच्चे नटखट होते हैं, मारने की क्या जरूरत है, जितने भी बच्चे होते हैं सभी इसी तरह के करते, ऐसे ही करते हैं। इसका मतलब है कि आप प्लूरल नाउन से पूरे जाति का बोध कराना चाहते हैं, पूरे समुदाय का बोध कराना चाहते हैं। अगर पूरे समुदाय का बोध कराइएगा तो द नहीं लगेगा। अगर आप बच्चे की अगर बात करें, जैसे कि आपके जो स्कूल में जितने बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं,
तब वहाँ पर डिफिनिट हो गया। एक लड़का पूछा कैसे समझेंगे कि जाति भर का बोध होता है, कैसे समझेंगे कि डिफिनिट हो रहा है, मतलब यह बात तो मुझे मालूम नहीं। बच्चे नटखट होते हैं, इस सेंटेंस हिंदी में, इस सेंटेंस, यह सेंटेंस से पता चलता है कि संसार में जितने भी बच्चे होते हैं सभी नटखट होते हैं। क्लियर है? अब बच्चे अच्छे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो खास है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बच्चे उदास हैं। बच्चे उदास हैं तो खास बच्चे जैसे आपके बगल का पड़ोसी हो सकता है कहीं का, आप जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं उस बच्चे को आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर द चिल्ड्रेन आर सैड। कोई दिक्कत नहीं है, अगर द चिल्ड्रेन दिए तो इसका मतलब है यह जो बच्चे हैं वे खास है, उसके बारे में आप जानते हैं। अगर इसको और दूसरे तरह से मतलब दूसरी तरह से समझिएगा, बच्चे उदास हैं, बच्चे नटखट होते हैं, तो फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चिल्ड्रेन आर नट्टी। देखिए यहाँ पर द नहीं लगा है लेकिन ऊपर में द लगा है, इसके पीछे क्या रीजन है आप बता सकते हैं? देखिए पूरे दुनिया के बच्चे की बात करेंगे तब आर्टिकल नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, लेकिन जब खास बच्चे की बात करेंगे, एक लड़का पूछा कैसे समझेंगे, हिंदी से पता चलेगा बच्चे उदास हैं, बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे उदास हैं इसका मतलब है जिस बच्चे की बात कर रहे हो वो बच्चे आप जानते हैं, उसके बारे में डिफिनिट है। जब बच्चे नटखट होते हैं इसका मतलब दुनिया में जितने बच्चे हैं सब बच्चे की बात आप लोग कर रहे हैं। क्लियर हो गया? शायद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं रहेगा लाइफ में। और ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का उसको पूरी तरह से फ्रेश करने की कोशिश करता हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहे। वे लोग शिक्षक हैं तो दे दीजिएगा, वे लोग का तो सब जानते हैं, दे आर। बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं कि वे टीचर दे करके छोड़ देते हैं, इसको दे आर टीचर बोल देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स होगा, टीचर में एस लगेगा। एक क्वेश्चन पूछा एक लड़का कि दे आर टीचर्स कैसे दे दिए, मुझे समझ में नहीं आया। तो याद रखिएगा वे लोग शिक्षक हैं, जैसे आप लोग 10 टीचर बैठे हुए हैं, कहते वे लोग हम लोग शिक्षक हैं, तो एक शिक्षक है कि एक से अधिक है? एक से अधिक है, इसलिए यहाँ पर टीचर में एस लगा। इसको बहुत जब बनाने देते हैं ट्रांसलेशन, जितना भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन फ्यूचर में आप बनाइएगा। अभी तो स्टार्टिंग है तो आपको लग रहा होगा कि जितना ट्रांसलेशन सब में कोई ना कोई राज है। याद रखिएगा जितने भी बच्चे हैं शुरू से पढ़िएगा, मतलब जो भी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जिस भी जगह हैं जहाँ भी हैं सब पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम कभी भी आपको नहीं होगा। दे आर टीचर्स, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अगर आपको लगेगा किसी भी तरह का, याद रखिएगा धीरे धीरे हम बता रहे हैं, वे लोग शिक्षक है। दूध उजला होता है, आप लोग होता है, होती है, होते हैं के बारे में सोचते होंगे कि होता है, मैं आप लोग को बताया था इस होता से दूध का जो स्वाभाविक गुण है, दूध का जो अपना गुण है उस गुण का बोध होता है। होता से, होता है इंग्लिश नहीं है यहाँ पर, होता का कुछ इंग्लिश नहीं देना है। मिल्क इज वाइट। अब एक भाई साहब के मन में हुआ कि सर यहाँ आर्टिकल क्यों नहीं लगाएं, यहाँ पर मिल्क के पहले आप द क्यों नहीं लगाए? याद रखिएगा यह अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन से पूरे दुनिया का बोध हो जाए, मतलब दूध, पूरे दूध की बात अगर हम लोग करें, जनरली अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक है? तो जैसे मैं आप लोग को जनरली एक बात बताता हूँ, आप लोग पुआ खाए होंगे, होली में खाए हैं ना? याद रखिएगा पुआ के पहले एन नहीं लगाते हैं। आप सोचिएगा कि पुआ से क्या कनेक्शन है? देखिए पी से उलडल,
यू से अनकाउंटेबल। यहाँ पर नाउन दे देते हैं और यहाँ भी नाउन, और ऐसे केवल एडजेक्टिव। जनरली ऐसा होता है, इसके पहले हम लोग एन नहीं लगाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन अगर है तो उसके पहले जनरली द भी नहीं लगाते, लेकिन जब डिफिनिट करेंगे तब लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ डिफिनिट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पुआ को याद रखिएगा, पी से प्लूरल, ए से अनकाउंटेबल, और ए से एडजेक्टिव, यू से अनकाउंटेबल। क्लियर है। यहाँ मिल्क है तो मिल्क के पहले कभी भी याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन जो रहेगा वहाँ उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन दूध उजला होता है, लेकिन कोई बोल दिया कि दूध गर्म है, तब क्या कीजिएगा? बूढ़े दुनिया की बात, दूध उजला होता है ये तो जानते हैं, दूध गर्म है इसका मतलब आपके पास जो दूध है या किसी के पास जो दूध है, आप जिस दूध के बारे में जान रहे हो उस दूध के बारे में जब बात कर रहे हो तो वहाँ डर लगेगा। तो हम एएनडी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा समझा देते हैं। दूध उजला होता है, चीनी मीठी होती है, शुगर इज स्वीट। यहाँ पर भी होता होती वाला दिए हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। चलिए ठीक है, चीनी मीठी होती है, आदमी मरणशील होता है। अब एक चीज आपके मन में होता होगा कि आदमी मरणशील होता है, बहुत स्टूडेंट के इसमें कंफ्यूजन रहता है। याद रखिएगा, एक मैन का मतलब जो है ना, जनरली आप लोग व्यक्ति पढ़े होंगे, जैसे आप कहते हैं ना आई सॉ ए मैन, मैंने किसी आदमी को देखा। लेकिन एक मैन का अर्थ जब सीमित होता है तो कोई व्यक्ति होता है, लेकिन जब व्यापक मीनिंग हो, एक लड़का पूछा व्यापक क्या होता है, जब उसको बड़ा के बहुत बड़ा क्षेत्र दायरा में लीजिएगा तो मैन का अर्थ मनुष्य हो जाता है। मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। या यहाँ ध्यान दीजिएगा, मोर्टल मतलब मरणशील, इम मोर्टल मतलब अमरणशील। याद रखिएगा, मोर्टल मतलब मरणशील, इम मोर्टल लगा दीजिएगा तो अमरणशील होता है। तो याद रखिएगा, ये मेन का अर्थ क्या हो गया, संसार में जितने भी मानव जाति हैं इसमें महिला पुरुष सब हो गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, मानव जाति का मतलब ये महिला पुरुष सब। अब कोई स्टूडेंट जो बचपन में कभी नहीं पढ़ा है, मैंने जो मोर्टल सोचेगा, इसका मतलब है पुरुष मरणशील होता है, महिला अजर अमर होती है। कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर यहाँ आदमी मरणशील होता है, इसका मतलब है मानव जाति, महिला और पुरुष। एक लड़का पूछा सर एक तो यहाँ पर एक बात बताइए, एक पुरुष तो नहीं, आप तो यहाँ ईज लगा दिए। याद रखिएगा, सिंगुलर में रहते हुए इसमें महिला और पुरुष का बोध होता है, पूरे मानव जाति का। यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। क्लियर हो गया होगा शायद मेरे ख्याल से, अब किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैन इज मॉर्टल। तो चलिए इधर वाला काम क्लियर हो गया, अब हम लोग इधर वाला काम करते हैं। गरीब ईमानदार होते हैं, झमेला भग गया। एक लड़का पूछा सर गरीब ईमानदार होते हैं तो इसमें कैसे बनाएंगे? हाँ जी, एक नई बात, पहले से जानते हो तो बढ़िया बात है, नहीं जानते हो तो सीखिए। याद रखिए, कुछ एडजेक्टिव हैं जिसके पहले अगर आप द लगा दीजिएगा तो यह प्लूरल नाउन के जैसा काम करता है। यह किसके जैसा काम करता है? प्लूरल नाउन के। एक लड़का पूछा ये कैसे हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे समझूंगा नहीं। मैं बताया कि आइए फिर से समझिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ। अगर इस दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी वाला है। अगर कुछ एडजेक्टिव के पहले द लगा दीजिएगा, ह्यूमन क्वालिटीज मतलब मानवीय गुण बताने वाले एडजेक्टिव के पहले अगर आप द लगा दीजिएगा तो उससे पूरे समुदाय का बोध हो जाता है। जैसे याद रखिएगा, अगर द पुअर के पहले अगर द लगा दीजिए तो जानते हैं इस द पुअर का मतलब क्या हुआ? पुअर पीपल, मतलब इसका हिंदी हुआ गरीब लोग। ठीक है, पुअर पर्सन्स, पुअर मैन जो कहना हो। इस द पुअर का मतलब गरीब लोग। इस द पुअर में गरीब और लोग दोनों आ गया। द में इतना पावर है कि कुछ एडजेक्टिव के पहले द लग जाने से उस एडजेक्टिव से पूरे जाति भर का बोध होता है और यह प्लूरल नाउन के जैसा काम करता है। और इस प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो अब समझ में आ गया होगा, जिससे गरीब ईमानदार होते हैं तो द पुअर आर ऑनेस्ट। हम फिर बताए थे कि अभी बताए थे पुआ के पहले एन नहीं लगाइएगा। यह जो है यह एडजेक्टिव है,
केवल एडजेक्टिव रहेगा तो नहीं लगाना है। द पुअर आर ऑनेस्ट। अब इस पर बहुत वर्ड है, जैसे द पुअर मतलब गरीब लोग, द रिच मतलब धनी लोग, द रिच मतलब द डम मतलब गूंगे लोग, द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग। तो याद रखिएगा एडजेक्टिव के पहले जब द लगाइएगा तो वह एडजेक्टिव प्लुरल नाउन के जैसा काम करता है, कुछ ऐसा नहीं है, सब मानवीय गुण बताने वाले। तो द पुअर, द रिच, मेन लगाना। अब एक बात हाई सेट मन में होगा कि द पुअर में सर मेन वगैरह कहाँ है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ एडजेक्टिव द लगा दे तो उसमें गरीब और लोग दोनों आ गया, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं। द पुअर इवन मेन जोड़ दीजिएगा। एक स्टूडेंट पूछा कि द पुअर हटा करके हम सिर्फ पुअर पीपल तो लगा सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं सब सेंटेंस में कोई ना कोई रीजन है। अगर आप जब बनाइएगा ना तो आपको बहुत मतलब, अब कोई भी ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर पर बनाइएगा आपको लगेगा कि अब बहुत कुछ हम सीख चुके हैं और इस तरह से आगे। ईमानदारी अच्छी होती है। ईमानदार और ईमानदारी बताए थे कि ईमानदारी का हिंदी इंग्लिश होता है ऑनेस्टी, ठीक है ना। तो देखिए ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द, ऑनेस्टी इज द ऑनेस्टी इज गुड। यहाँ पर मतलब अच्छी होती है तो स्वाभाविक गुण होता है, ऑनेस्टी इज गुड, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी। सोना पीला होता है स्वाभाविक गुण है, गोल्ड, गोल्ड इज येलो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है। गोल्ड अनकंटेबल नाउन है, आर्टिकल नहीं लगेगा। ऑनेस्टी अनकंटेबल नाउन, आर्टिकल नहीं लगेगा। चलिए वह बहुत असंतुष्ट था, वह बहुत असंतुष्ट था। अब ऊपर से ही हम आपको बता रहे हैं, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं रहे, वह असंतुष्ट था। तो वह जो आ गया ही के साथ वाज, वेरी, ही वॉज वेरी, भी का वो होता, ही वॉज वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, ही वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड, वो बहुत असंतुष्ट था, कोई दिक्कत नहीं है। यह किताब है, यह किताब है, याद रखिएगा दिस हो गया सब्जेक्ट, किताब हो गया एससी, हाय हो गया मेन वर्ब। यह किताब है, यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इज अ बुक। आप कहेगा सर बुक में एक क्यों लगाए, उसके पीछे क्या रीजन है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहां पर फ्रेश करके, जैसे कि एन सी बाय एस का मतलब हुआ सी से काउंटेबल, एस से सिंगुलर। इसके पहले जब भी लगाइएगा तो ए एन लगाइएगा। ए एन कहाँ लगाइएगा हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। वोवेल साउंड जो होता है अ से लेके औ के बीच में, एन सी, सी मतलब काउंटेबल, एस मतलब सिंगुलर, एन मतलब नाउन। तो याद रखिएगा इसलिए यहाँ पर हम लोग ए या एन, वोवेल साउंड अ से औ के बीच में रहेगा तो एन लगाएंगे, अ से औ के बीच में नहीं रहेगा तो ए लगाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा। और पुआ, पुआ के बारे में अभी तुरंत समझाए थे। पुआ जैसे कि आप लोग पुआ के बारे में, तो पी से प्लुरल, यू से अनकंटेबल, ए से एडजेक्टिव, इसके पहले ए एन नहीं लगाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। तो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन लगाएंगे, एक का अर्थ देगा जो भी होगा इसके लिए। अब देखिए ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, दीज आर बॉयज, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी देखिए। दीज, एक भाई से बोले कि हम दिस दैट नहीं जानते हैं, आइए दिस मतलब यह, दिस का प्लुरल क्या हो जाएगा, दीज, ए होता है। दैट मतलब वह, और इनका प्लुरल दोज, दोज मतलब वे। थोड़ा सा भी दिक्कत अगर है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है। दिस मतलब यह, दिस का पुल या सिंगुलर हो गया और यह प्लुरल हो गया। दैट मतलब वह, दोज मतलब वे, ठीक है। तो अब देखिए ये लड़के हैं तो दीज आर बॉयज, दीज सब्जेक्ट हो गया, लड़के एससी हो गया, हाय, हाय जो है आपका ये मेन वर्ब हो गया।
तो दीज आर बॉयज। किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप जरूर बताइएगा। अब हम लोग चलते हैं, अब ज़्यादा नहीं, मात्र 5 वर्ड्स है, 5 सेंटेंसेज है, इसको देख लेते हैं और इसको बना लेते हैं। और सब में कुछ ना कुछ रीजन है। देखिए, मोहन की उम्र 10 वर्ष है, ठीक है। तो जिन कहते हैं कि मेरी उम्र 20 वर्ष है, 25 वर्ष है, 16 वर्ष है, इस तरह से बोलते हैं, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए, मोहन इज 10 दे दीजिएगा ना तो हो गया, कुछ नहीं लगाने की जरूरत है। मोहन इज 10, इसका मतलब हो जाएगा मोहन 10 वर्ष का है। लेकिन एक भाई से बोले कि दूसरा मेथड से हम बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं। मोहन इज 10 ईयर्स ओल्ड, मोहन 10 वर्ष का है। एक लड़का पूछा, सर ओल्ड मतलब तो बूढ़ा होता है, बूढ़ा होता है तो 10 वर्ष का बूढ़ा है? नहीं, यहाँ ओल्ड का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो सिर्फ ये ट्रिक है बनाने का, 10 ईयर्स ओल्ड। अगर इसको आप दूसरा मेथड से भी बनाएंगे तो बना सकते हैं, मोहन इज ए 10 ईयर ओल्ड, मतलब 3 मेथड हो गया। मोहन इज 10 ईयर्स ओल्ड, मोहन इज ए 10 ईयर ओल्ड। अब सर ऐसा क्यों हो गया? तीनों मेथड है। जो मेथड मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया यही मेथड है, ऊपर वाला, ईयर्स ओल्ड लगाने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा मेथड बनेगा तो 10 ईयर्स ओल्ड, अगर तीसरा मेथड बनेगा तो ए लगाना पड़ेगा, ए के बाद बीच में हाइफन देना होगा 10 और ईयर के बीच में, इसके बाद ओल्ड लगाना होगा। वो ट्रिकी है, इसको थोड़ा सीख लीजिएगा बढ़िया से। कभी भी आज के बाद झमेला नहीं रहेगा कि आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 5 ईयर्स ओल्ड, आई एम 13 ईयर्स ओल्ड, जो भी देने का होगा आप दे सकते हैं, ठीक है। आप 13, 14, 15 जो देने का आप बता सकते हैं, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और हमको लगता है कि जो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपको अब किसी भी तरह का शायद नहीं लगता है कि कोई दिक्कत अब रहा होगा। आइए, कहते मोहन गोबर गणेश है। गोबर गणेश नाउन है। गोबर गणेश का मतलब होता है थोड़ा दिमाग मंद बुद्धि वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए, मोहन इज ए ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड याद रखिए, ब्लॉक हेड मतलब गोबर गणेश होता है, ब्लॉक हेड। मोहन इज ए ब्लॉक हेड, ठीक है। वह हिंदू है। तो यहाँ पर हिंदू शब्द जो दिए हैं, तो जैसे ही इज ए हिंदू, वो कह दिया कि वह मुस्लिम है तो ही इज ए मुस्लिम। वह सिख है, इज ए सिख। मतलब इसलिए यह दिए हैं कि कभी आप अगर बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वहाँ पर इस तरह का यूज करेंगे। ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वत्र है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है और इसमें थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ईश्वर का तो इंग्लिश गॉड होता है। एक चीज मैं पहले भी आप लोग को जानकारी देना चाहूंगी, यहाँ दिया हूँ पहले भी और आज भी दे रहा हूँ। भगवान का जी जो होता है कैपिटल होता है, इसके पहले आर्टिकल वगैरह नहीं लगाइए, ए एन डी नहीं लगता है। अगर लगा दीजिएगा तो नरक में जाइएगा। तो याद रखिए, कहने का मतलब है भगवान के पहले कुछ नहीं लगता है, ए एन डी कुछ नहीं लगेगा। तो और इसका जी कैपिटल होगा। याद रखिएगा, जी का अगर स्मॉल कर देगा फिर झमेला हो जाएगा, उसका देवता हो जाएगा। तो भगवान और देवता में क्या अंतर आगे बताएंगे, लेकिन याद रखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा देता हूँ। भगवान देवता होता है जो कि अच्छे काम करते हैं ना, और जो भगवान को प्राप्त कर लेते वे देवता कहलाते हैं। तो जो देवता होते हैं तो वे भगवान से बहुत नीचे होते हैं, वे प्राप्त किए तब देवता बने। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, उसके नीचे देवी देवता होते हैं। वैसे एक भाई साहब बोले कि तो हम लोग देवता क्यों पूजा करते हैं? तो देवता के इसलिए पूजा करते हैं, देवता के माध्यम से हम लोग परमात्मा की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए। ऐसा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। गॉड इज सर्वशक्तिमान का, गॉड इज ऑल माइटी। ऑल माइटी यहाँ पर बहुत स्टूडेंट को वर्ड मीनिंग में दिक्कत होता है, कहता है कि सर होता ही नहीं है। गॉड इज ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी का, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट सर मतलब देखिए, सर्वशक्तिमान का पावरफुल, ऑलमाइटी की जगह ओमनीपोटेंट भी दे सकते हैं। सर्वशक्तिमान मतलब पावरफुल, सर्वव्यापी मतलब सब जगह रहने वाला, एंड सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का ओमनीसिएंट, ओमनी
ओमनीसियंट, याद रखें ओमनीसियंट। गॉड इज ऑलमाइटी, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसियंट। क्लियर हो गया, हो गया। ये लड़के मेरे दोस्त हैं, एक बार देख लीजिए ना। गॉड इज ऑलमाइटी, ALMIGSTY, ओमनी OMNIPRESENT एंड ओमनीसेंट OMNISCIENT। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये लड़के मेरे दोस्त हैं, दिन ये लड़के, इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट ये हो गया मेरे दोस्त, SC हो गया और हाय मेन वर्ब, कोई दिक्कत? तो दीज बॉयज आर, मेरे दोस्त हैं, माई फ्रेंड्स। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो बोलिए, दीज बॉयज आर माई फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे आया, मेरे का माई कैसे हुआ ये भी बताऊंगा, तो थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखना होगा, वेट करना होगा। दीज बॉयज आर माई फ्रेंड्स। राम, मोहन और असलम किरानी है। तो देखिए, राम हो गया, कॉमा दे दीजिए, मोहन हो गया एंड असलम हो गया, असलम आर क्लर्क्स। भाई फिर पूछे क्वेश्चन के क्लर्क मैस क्यों लगा दिया? अभी अगर नहीं दिखाई पड़ रहा होगा उधर तो इधर यहाँ ही लिख देते हैं, आर क्लर्क्स। आपके मन में होगा कि इसका कैसे बना दे, राम कॉमा दे दिए, मोहन के बाद एंड लगा दिए, और रहेगा तो राम, मोहन एंड असलम, एक से अधिक है तो आर लगा है, और क्लर्क CLERKS क्लर्क्स हो गया। राम, मोहन एंड असलम आर क्लर्क। कोई दिक्कत? अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ट्रांसलेशन में किसी भी तरह का तो जरूर कमेंट में बताइएगा, किसी भी तरह का। लेकिन याद रखिएगा कि ये स्टार्टिंग है आज, और ये सीरीज चलता रहेगा लगातार। इसी तरह से सब चीज़ का तैयारी अच्छी तरह से कीजिएगा। कॉपी बना लीजिएगा, कॉपी बना के बहुत बढ़िया से उस पर लिखिएगा। जो भी इसमें वर्ड नया आया होगा उस वर्ड को भी वर्ड के कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद पूरी तरह से कमांड करके रखिएगा। जब कोचिंग आइएगा फिर आगे फ्यूचर में तो इस सब का पुनः एक बार टेस्ट लेंगे, ठीक है? तो आज यहीं तक, फिर कल।